पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो ये हमारा आई थिंक से 6th लेक्चर होगा, है ना, पॉलिटी में। तो देखिए, सबसे पहले, इससे पहले हमने क्या देखा है, संविधान का गठन कैसे हुआ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे रिलेटेड छोटी सी छोटी बात मैंने आपको बताई है। आज हम पढ़ेंगे भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारत का संविधान अपने आप में ही बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि सबसे लंबा संविधान है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे शेड्यूल्स हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं कि वो अपने आप में ही एक क्या बोल सकते हैं, विशेष हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड छोटे से छोटे विशेषताओं को आज हम डील करेंगे। ठीक है, और कुछ चीजें हम याद भी करेंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैं हिंदी में भी पूरी तरीके से इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले, भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन, संघवाद और एकात्मक तथा आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का अनूठा मिश्रण है। इसका मतलब क्या कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी का, ठीक है, कठोरता, फ्लेक्सिबिलिटी का, इसका मतलब लचीलापन, फेडरलिज्म का, इसका मतलब संघवाद, यूनिटरिज्म का, और मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है। इसका मतलब क्या समझते हैं हम, इसमें रिजिडिटी भी है, कठोरता भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जहां पे जरूरत है वहां पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगती है किसी भी अमेंडमेंट के लिए, जहां जरूरत नहीं है वहां पर सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू काम बन जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में फेडरलिज्म भी है। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब यहाँ पर आपको संघवाद की बात कर रहा है। इसके साथ ही साथ में यूनिटरिज्म भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। जहां पर स्टेट को पावर देनी चाहिए वहां पर स्टेट को पावर मिलेगी, जहां पर सेंट्रल को पावर मिलनी चाहिए वहां पे सेंट्रल को पावर मिलेगी। समझ में आया? तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर हर वो चीज अवेलेबल है, हर वो फीचर अवेलेबल है जिसकी जरूरत है। और हमारा जो भारत का संविधान है वो सिर्फ एक देश से नहीं लिया गया, बहुत सारे देशों से अलग अलग प्रावधान या अलग अलग प्रोविजंस को लिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि भारत का जो भारत अधिनियम एक्ट आया था 1935 का, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके अंतर्गत भी ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस थे जो डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए। समझ आया? तो हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है एक यूनिक ब्लेंड है जिसमें हर फीचर आपको देखने को मिलेगा। अब क्या क्या फीचर्स हैं देखिए। सबसे पहले, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे दुनिया में या पूरे विश्व में। कितना दिन लगा था इसको? 2 years 11 month, है ना, और 18 days, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये तो टाइम था। इसके साथ ही साथ अभी के एट प्रेजेंट 470 समथिंग आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको 12 शेड्यूल्स देखने को मिलेगा। शेड्यूल मतलब क्या होता है? अनुसूचियां। 12 शेड्यूल देखने को मिलेगा और 22 इसके पार्ट्स देखने को मिलेंगे या 22 भाग देखने को मिलेंगे। समझ आया? तो 470 प्लस आर्टिकल्स आपको इस संविधान में देखने को मिलेगा, 12 शेड्यूल या 12 अनुसूचियां देखने को मिलेगा और 22 पार्ट्स देखने को मिलेगा, या 22 भाग में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? डिवाइडेड है। ठीक है, समझ में आया इतना? इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इतने सारे आर्टिकल्स किसी भी संविधान में दुनिया के नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 महीने में तैयार हो गया था, है ना, ऐसा है। बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े देश है उनका कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने, 3 महीने, 1 साल में तैयार हुआ था, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 साल में तैयार हुआ था, ऑलमोस्ट 3 साल में तैयार हुआ था, आप बोल सकते हो। ठीक, दूसरा देखिए, ड्रॉन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, इसका मतलब क्या है? अलग, है ना, अलग अलग सोर्सेस से हमारे संविधान को लिया गया। 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे मेरे को, कौन कौन से सोर्सेस थे? ये हम पढ़े हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा थोड़ा। कौन कौन से सोर्सेस थे, कहाँ कहाँ, कौन कौन से देशों से लिया गया, ये मैंने आपको पूरा चार्ट के थ्रू बताया हुआ है कि यूके से, ये ऐसे ऐसे। 1-2 तो बताओ।
रिवीजन की कमी है, रिवीजन करके आइए, ठीक है। जैसे यूके से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, यूएसए से इम्पीचमेंट का प्रावधान लिया गया है, महाभियोग जिसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ में जो हमारे मूल अधिकार है उसका प्रावधान जो है वो यूएसए से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स का। इसके साथ ही साथ में जो हमारा भारत अधिनियम एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था 1937 में, है ना। तो अलग अलग सोर्सेस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कॉपी पेस्ट नहीं किया गया। हमारे जरूरतों के हिसाब से या हमारे नीड्स के हिसाब से उसमें परिवर्तन करके फिर हमारे संविधान में उसको जोड़ा गया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या भारत का जो संविधान है वो कॉपी पेस्ट है, अलग अलग सोर्सेस से, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि कॉपी पेस्ट नहीं है, हम उनसे इंस्पायर्ड है, ठीक है। हमने उनसे इंस्पिरेशन ली है और तब हमने अपने अनुसार उसमें परिवर्तन करके कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड की है। समझ आया दूसरा पॉइंट। सबसे पहला लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा बहुत सारे सोर्सेस से, अलग अलग सोर्सेस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान ऐड किए गए हैं। इसके बाद रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड, अभी इंग्लिश में लिखा है, आगे हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड का मतलब क्या समझते हैं? जहां पर कठोरता होनी चाहिए वहां पर कठोरता दिखी है, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखी है। इसका क्या मतलब? कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर हमको संविधान में कुछ बदलाव करना है या संविधान में हमको कोई अमेंडमेंट करना है, तो कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी चाहिए सेंटर से, प्लस इसके साथ ही साथ स्टेट की भी कुछ उसमें अनुमति चाहिए। तो ये क्या है? रिजिड है। समझ में आया कि तुरंत आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ में ऐसे कुछ प्रोविजन है, मूल ढांचा या मूल फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आप बदलाव कर ही नहीं सकते। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो ये क्या एग्जाम्पल है? रिजिडिटी का एग्जाम्पल है कि हम ऐसा नहीं है कि रातों रात हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, ये नहीं है पॉसिबल, ठीक है। इसके साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो इजिली हम क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। जैसे राज्य के अंदर कोई चेंज करना है ना, फॉर एग्जाम्पल भारत देश है, उसके अंदर कोई राज्य है, मान लीजिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग करना है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अलग अलग करना है। तो ये क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप आसानी से उसके अंतर्गत कोई भी चेंज कर सकते हो। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी की भी जगह है और फ्लेक्सिबिलिटी की भी प्रॉपर जगह है। समझ आया ये पॉइंट? फोर्थ देखो, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या? फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है जहां पर राज्य को प्रॉपर अधिकार प्राप्त रहता है। समझ आया? फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम का मतलब जहां पर राज्य की भी जो क्या बोल सकते हैं डिमांड्स होते हैं उनको सुना जाता है, इसीलिए फेडरल सिस्टम बोला गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यूनिटरी बायस है, मतलब जो सेंट्रल का जो पावर है वो ज्यादा है, स्टेट्स को भी पावर दी गई है, लेकिन जब बात आती है दोनों के पावर के कंपैरिजन की, तो यहाँ पर सेंटर का पावर ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि यूएसए जैसे स्टेट्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। यूएसए में सेंट्रल अपना अलग काम करेगा, स्टेट अपना अलग काम करेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेट का जो डिसीजन है वो सेंट्रल के डिसीजन के ऊपर बाध्य रहता है। जो सेंट्रल बोलेगा वो कहीं ना कहीं स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा या उसके अंडर काम करना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि उसको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्त है, स्टेट को स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु यूनिटरी बायस आपको देखने को मिलता है। समझ आया? देखिए पांचवा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये किससे लिया गया है? ये प्रोविजन किससे लिया गया है? जल्दी बताओ मेरे को, नहीं याद है? यूके से लिया गया है ना, हमने पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड है उसके अंतर्गत इंग्लैंड ने बहुत दिन तक का हमारे भारत देश में शासन किया था, और हम उनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या थे, हम बहुत ज्यादा, हमको पता था कि वहां पर कैसे कैसे सिस्टम रहते हैं, क्या क्या चलता है, इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। कितने फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से?
प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जाएगा। ये एक अलग से हमारे लक्ष्मीकांत में चैप्टर है पार्लियामेंट का, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है, ठीक है, ये सब। पार्लियामेंट में कौन इंपॉर्टेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होता है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कौन इंपॉर्टेंट होता है, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल सी बात है ना। इसके साथ ही साथ इसका एग्जांपल देखेंगे अगर हम, तो जो इंडिया है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, लेकिन यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, जहां पर प्रेसिडेंट मेन होता है। समझ आया ये बेसिक चीज। तो हमारे यहाँ पर अगर पूछेंगे कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आपको बताना है। छठवां देखिए, फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार। इसका कोई मेरे को आप आर्टिकल बताओगे, अनुच्छेद बताओगे, कहां से कहां तक है हमारे जो मूल अधिकार हैं, वो कहां से कहां तक है? मूल अधिकार बताइए, थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा, एक दो ही आर्टिकल बता दो, पढ़े थे ना। तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 ये पूरे क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार जिसको हम कहते हैं। इसके साथ ही साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के जो नीति निर्देश तत्व है, हिंदी में जिसको हम क्या बोलेंगे, राज्य के नीति निर्देश तत्व बोलेंगे, वो कहां से कहां तक आता है? कोई आइडिया नहीं, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे याद करेंगे। ये 36 से लेकर के 51 तक आता है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देश तत्व आते हैं या डीपीएसपी आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि हमारा भारत होना कैसे चाहिए, क्या क्या जो प्रोविजंस हैं जो भारत में होने ही चाहिए, जैसे एजुकेशन फॉर ऑल, विमेन अपलिफ्टमेंट, लेबर लॉज, ये सब चीजों के बारे में बात की गई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बाध्य नहीं है, ये आप कर सकते हो, लेकिन आपको कोई बाध्य नहीं हो आप कि आपको ये करना ही करना है। समझ में आया ये चीज? अलग से हम ये डीपीएसपी को पढ़ने वाले हैं, इसका भी अलग चैप्टर है। इसमें जितनी चीजें हैं उस सब का अलग अलग चैप्टर है, उस सब को हम अलग अलग तरीके से डील करेंगे, ठीक है। 8th देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आर्टिकल 51A में है। अब ये ABC क्यों लगाते हैं, किसी को पता है क्यों लगाते हैं? अमेंडमेंट के कारण। अगर उसमें कोई सुधार होता है, संविधान में कोई सुधार होता है, तो मान लीजिए यही आर्टिकल है, हमको एक्स्ट्रा आर्टिकल ऐड नहीं करना, तो हम उसके सामने ABC लगा देंगे। तो आपको इससे क्या समझ आता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, पहली चीज। बाद में उसको अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, इसीलिए उसमें 51A लगाया गया। समझ में आया इतना? अब देखिए लास्ट, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका मतलब क्या है, अपने अपने क्षेत्र में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट भी है, स्वतंत्र भी है, परंतु इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या, सबसे ऊपर में कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद में हाई कोर्ट है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। ये आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। आप अगर समझेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, हाई कोर्ट का अपना अलग फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग फैसला होता है, परंतु अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया अपनी अपील्स के द्वारा, तो जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। इसका मतलब सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, जुड़े हुए हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में वो इंडिपेंडेंट भी है या स्वतंत्र भी है, परंतु सब आपस में जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड। तो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड, स्वतंत्र और एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों आपको समझना है, ठीक। 10th देखिए, सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर लिखा है ये, ठीक है, सेक्युलर। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी भी धर्म के प्रति हम जो है वो हमारा झुकाव नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे भारत में हिंदू मेजॉरिटी है, लेकिन हम हिंदू धर्म के प्रति हमारा कोई झुकाव नहीं रहेगा, मुस्लिम धर्म के प्रति हमारा कोई झुकाव नहीं रहेगा। जब हम सेक्युलर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि दो तरीके के सेक्युलरिज्म होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है, एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है। तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के अंतर्गत क्या होता है, हम
पहले नेगेटिव बता देती हूँ। नेगेटिव सेक्युलरिज्म के अंतर्गत क्या होता है कि हम किसी भी धर्म से जुड़ते ही नहीं हैं। मतलब जो गवर्नमेंट रहेगी और जो धर्म रहेगा दोनों अलग अलग रहेगा, एकदम अलग, सेपरेट रहेगा। ठीक है, मान लीजिए बीच में दीवार खड़ी है, इधर साइड रिलीजन, इधर साइड गवर्नमेंट, ऐसे। लेकिन पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के अंतर्गत क्या होता है, हम धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं या इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारा भारत देश है, वो कैसा सेक्युलरिज्म फॉलो करता है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। एग्जांपल के लिए ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, पता है आपको ये सब चीजें। शबरीमाला वर्डिक्ट आया था जिसमें विमेन को एंट्री देने के लिए बहुत सारे हुए थे, बीच में बहुत सारे उसमें हल्ला हुआ था। तो इसका कहने का मतलब है कि हम जो हैं वो धर्म के मामले में इंटरफेयर करेंगे अगर कोई गलत चीज हो रही है तो। ऐसा नहीं है कि धार्मिक चीजें कुछ भी होते रहे और हम आंख बंद करके बैठे रहे, ऐसा नहीं है। यूएस में यही चीज होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं और अगर कोई भी गलत धार्मिक कार्य हो रहा है तो हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे ही करेंगे। समझ में आया ये? तो हमारा जो भारत देश है वो क्या है, सेक्युलर स्टेट है, या धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, परंतु अगर कोई गलत चीज होगी तो हम उसमें इंटरफेयर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको विशेषताओं के रूप में ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में बहुत अच्छे से अभी पढ़ने वाले हैं। हो गया ये? चलो आगे देखते हैं, एक एक करके अब यहाँ पे बताएंगे आपको। सबसे पहले देखिए, ये क्या है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे विश्व में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टार्टिंग में जब ये संविधान बना था तो कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। और कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। आपको अगर इंग्लिश में थोड़ा सा लग रहा होगा तो अनुसूचिया का मतलब शेड्यूल, भाग का मतलब पार्ट, और अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल्स होता है। ठीक है, आप इंग्लिश में याद कीजिए, जैसे में आप कंफर्टेबल है वैसे में याद कीजिए। बट आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। और कितने अनुसूचियां थी आपकी, 8 अनुसूचियां थी या शेड्यूल थे। समझ आया? अच्छा, आज के समय वर्तमान में 470 प्लस आर्टिकल्स हैं। प्लस क्यों जोड़ दिया, क्योंकि और भी हैं, एग्जैक्ट, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि 470 प्लस आर्टिकल्स हैं। कितने अनुच्छेद हैं, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं। कितने भाग हैं आपके, 25 भाग हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। समझ में आया? तो देखिए 22 से 25 हो गया, ये कितना हो गया, 8 से 12 हो गया। ये कितना हो गया, 395 से 470 हो गया। तो इसमें क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं, बदलाव आया है। मतलब जितनी भी पहले जो भी चीजें थी वो अब बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है, अमेंडमेंट के थ्रू कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविजंस को जोड़ दिया गया है ना, ये सब चीजें। तो आपको ये याद रखना है इन चीजों को कि आज के डेट में 470 प्लस आर्टिकल हैं। ठीक है, 25 इसके भाग हैं या 25 पार्ट्स हैं, और 12 शेड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे या 12 अनुसूचियां आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से कुछ कुछ अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है कि 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है, और ये हम आज और अगले क्लासेस में आपको पूरा याद करवाएंगे ये सब चीजें। ठीक है, जितने भाग हैं आज हम कोशिश करेंगे याद करने की। उसके बाद पूरे अनुसूचियों को मैं आपको बताऊंगी ट्रिक्स के माध्यम से या जैसे भी। और ये हम पूरा नहीं पढ़ सकते, 470 है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम याद करेंगे आज और कल में। ठीक है, इसके साथ देखिए विस्तृत विवरण भारत की विविधता, मतलब डिटेल्ड ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इतना बड़ा ये क्यों है, बिकॉज हमारा भारत ही इतना ज्यादा डाइवर्स है, या हमारे भारत में ही इतनी ज्यादा विविधता हमको देखने को मिलती है। जैसे ऊपर साइड में नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर एकदम अलग। नीचे साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया का कल्चर एकदम अलग। इस साइड में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट है ना। तो हमको इतनी ज्यादा विविधता देखने को मिलती है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। अगर आप दूसरे देशों में जाओगे, जैसे यूएस है ना, यूएस में आपको जनरली क्रिश्चियनिटी मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पे
अगर बुरी चीज के नाम पे रेसिज्म होता है, गोरे काले का अंतर होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ पे जाति है, धर्म है, इनइक्वालिटी है, बड़े तबके के लोग, नीचे तबके के लोग, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए हमको इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन व्यर्थ है, इतना लंबा नहीं बनाना चाहिए था, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, व्यर्थ नहीं है। बिकॉज ऑफ आवर डाइवर्सिटी, हमारे विविधता के कारण हमको इतने लंबे कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। ठीक, अब देखो, केंद्रीय और राज्य कानूनों का समावेश क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि सेंट्रल के लिए अलग लॉज बनाए गए हैं, स्टेट के लिए अलग लॉज बनाए गए हैं, इसीलिए इतना लंबा हो गया। ठीक, इसके साथ ही साथ विविध संविधानों से उधार लिया गया है, मतलब वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोविजंस को क्या किया है, बोरो किया है, मतलब हमने लिया है। जैसे यूके से ले लिया, यूएसए से ले लिया, जर्मनी से ले लिया, आयरलैंड से ले लिया, अलग अलग देशों से हमने अलग अलग प्रावधान को क्या किया है, लिया है। समझ में आया? तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो इतना लंबा हो गया है, ये सभी उसके कारण है। समझ में आया इतना? ठीक, इसके बाद आगे देखिए। अब यहाँ पर एक सेकेंड, ये पहला हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें सेकेंड पॉइंट आई थिंक मिसिंग है, मैं उसको आपको करवा दूंगी, ठीक है। अभी पहले इतने को देख लो। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कठोरता और लचीलेपन का क्या है, मिश्रण है। तो क्या बोल रहा है, कठोर, कुछ भागों के लिए विशेष बहुमत मतलब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, मतलब कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। समझ में आया ये चीज? उदाहरण के लिए बता रहा है आर्टिकल 368, मतलब अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ऐसे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और उसके साथ ही साथ आधे से ज्यादा स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। रेटिफिकेशन मतलब उनकी सहमति, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। ये किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 368 के अंतर्गत आएगा। समझ आया? इसीलिए इसको कठोर कहा गया है। बहुत मुश्किल होता है ये पूरा जो चीज होता है कि सबसे पहले तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, फिर आपको जितने भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे, कितने स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे, पक्का 28 है ना? हाँ, तो जल्दी बोला करो, 28 स्टेट्स है। तो 28 स्टेट्स में से आधे स्टेट्स का हमको रेटिफिकेशन चाहिए कि ये जो प्रावधान आ रहा है उसमें आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं है। तो ये चीज होती है जो आपको क्या बताती है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, बहुत ज्यादा रिजिड है या कठोर है, उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इसके साथ देखिए लचीला भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? कुछ भागों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली। इसका मतलब फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बायस आपको उसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि शक्तियों का विभाजन संघ, राज्य और समवर्ती, मतलब यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। ये तीनों लिस्ट हमने पढ़ी है। यूनियन लिस्ट का मतलब जो सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो सेंट्रल देखेगी या सेंट्रल उसमें लॉ बनाएगी, स्टेट सब्जेक्ट जिसमें स्टेट लॉ बनाएगी, और कंकरेंट सब्जेक्ट जिसमें दोनों लॉज बनाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, मतलब संघवाद का एग्जाम्पल है कि तीनों को अपनी अपनी शक्तियां मिली है। ठीक, इसके साथ स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी एग्जाम्पल है फेडरलिज्म का, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब हम अपने क्षेत्रों में, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो अपने क्षेत्र में डिसीजन ले सकता है, हाई कोर्ट है वो अपने क्षेत्र में डिसीजन ले सकता है, परंतु अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास आएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, और उसी का ही फाइनल फैसला होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसको मान लीजिए मर्डर केस में अंदर कर दिया गया, ठीक है। अब वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा। बहुत सारे वेब सीरीज देखे हो ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं पहले, तो पहले वहां जाएगा वो, फिर वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, वहां भी उसको वही फैसला, फिर फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट में उसको बेगुनाह बोल दिया गया तो बाकी के कोर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है, वो क्या हो जाएगा, रिहा हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि अलग अलग स्वतंत्र भी है हमारा जुडिशरी, परंतु दोनों इंटीग्रेटेड भी है। ठीक,
इसके साथ देखिए, लेकिन केंद्र अधिक शक्तिशाली है, ये चीज हमको नहीं भूलना है। हमने पावर स्टेट्स को दिया हुआ है, परंतु जो सेंट्रल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा शक्तिशाली है या ज्यादा उसके पास पावर है। जैसे अनुच्छेद 356 एकल संविधान और एकल नागरिकता। अनुच्छेद 356 क्या है, किसी को पता है? अनुच्छेद 356 प्रेसिडेंशियल रूल है। प्रेसिडेंशियल रूल का मतलब अगर कोई भी राज्य है उसमें अगर कोई प्रेसिडेंट है तो वो अपना रूल क्या कर सकता है, कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में स्थापित कर सकता है, और वहां की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिसमेंटल हो जाएगी या हट जाएगी। अभी हड़बड़ाना नहीं है कि कितनी सारी बातें बोल रही हूं मैं, कुछ याद नहीं हो रहा आप लोगों को, वैसे नहीं करना है। धीरे धीरे करके हम हर चीज को देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ना, उसके अंतर्गत क्या प्रोविजन है। अभी एक साथ आपको याद नहीं होगी चीजें, किसी को याद नहीं होती, तो हमको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि इतना सारा क्या क्या हमने बात कर ली। आराम से समझो, 2-3 बार घर जाके उसको रिविजन करो, बुक पढ़ो, तब याद होगा। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में बात करता है, और प्रेसिडेंशियल रूल में ये बोला गया, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अभी राज्य सरकार चल रही है विष्णुदेव साय जी की, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको हटा सकता है और अपना रूल या केंद्र का रूल यहाँ स्थापित कर सकता है। तो ये क्या है, प्रेसिडेंशियल रूल। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है, बट बहुत सारे उसमें उसके अंतर्गत प्रावधान है। तो अब आपको बस इतना समझना है कि ये जो अनुच्छेद है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारा सेंटर कितना ज्यादा पावरफुल है, कि वो किसी भी स्टेट में अपना शासन जो है अगर चाहे तो लगा सकता है। ठीक है, उसके साथ एकल संविधान। एकल संविधान का मतलब हमारे पूरे भारत के लिए सिर्फ एक संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम यूएसए जैसे देश की बात करेंगे तो वहां पर स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों अलग अलग है। लेकिन हमारे भारत की बात करेंगे तो स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी, दोनों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भी हमारे सेंटर को दिखाता है कि हमारा सेंटर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एकल नागरिकता, इसका मतलब सिंगल सिटीजनशिप। स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप नहीं है, सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप नहीं है, दोनों के लिए सिर्फ एक सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप या भारतीय नागरिकता। तो ये भी बताता है कि हमारा सेंटर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरे देशों में क्या होता है, स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप है और सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप है, तो वहां पर स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, परंतु यहाँ पर सेंटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो हमको ये चीज समझनी है कि हमारा स्टेट कमजोर नहीं है, परंतु अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सेंटर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक, तो ये वर्ड समझ आया, फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस, संघवाद, लेकिन उसमें सेंटर का ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमको इसको, ये बेसिक है, बेसिक अगर नहीं समझोगे तो आगे चीजें समझ नहीं आएगी। तो कोई अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्वेश्चन पूछो कि एक बार इसको फिर से बताइए या ये वर्ड को और अच्छे से डिस्क्राइब करिए, है ना, क्योंकि ऐसे अगर डाउट हो रहा है और चुप रहोगे तो आगे आप लोगों को दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा है कोई वर्ड, तो मेरे से आप लोग पूछो। ठीक है, इतना समझ आया? इसके अंतर्गत कोई डाउट है? पक्का? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, संसदीय शासन प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, ये पहले वाली चीजें, इसको आप काट लेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताएगा, जैसे कोई डिटेल इसका मैं बताऊं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का रहेगा या उसके नाम पे चीजें होंगी, परंतु जो इंपॉर्टेंस है या जो रियल पावर है वो किसके पास रहेगी, प्राइम मिनिस्टर के पास। इतना ही याद रखना है। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल है वो हम अलग से, एक पार्लियामेंट का चैप्टर होगा हमारा, उसमें हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट जो है हमारे भाग 3, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से भाग में आएगा, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, मतलब पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आएगा, पार्ट 3 में आएगा। कहां से कहां तक रहेगा, 12 से 35 तक रहेगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या कोई भी जो हमारे मूल अधिकार है उसका हनन होता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं।
उसमें कोई वो नहीं है। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो हम डायरेक्टली उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमको याद रखना है। ठीक, इसके साथ ही साथ ये क्या करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करता है। इसका मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वालिटी की क्या करता है, रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंस है आपका मौलिक अधिकार का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक एक आर्टिकल पूछता है, उससे अंतर्गत एक एक प्रोविजन पूछता है। तो 12 से 35 तक जितने आर्टिकल्स हैं हमको उसको सब बाय हार्ट याद होने चाहिए कि आर्टिकल 12 में ये बोला है, आर्टिकल 13 में ये बोला है, आर्टिकल 14 में ये बोला है ना। तो एकदम 12 to 35 आपको पूरे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, वो मैं याद करवाऊंगी धीरे धीरे। ठीक, चलो आगे देखेंगे। इसके बाद में डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो है पार्ट 5 में आता है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच आता है। पार्ट 4 एंड 36 से लेकर के 51 के बीच में आता है। पार्ट 3 में क्या आता है, हाँ 12 to 35 आता है। और क्या है उसके अंतर्गत, फंडामेंटल राइट। मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्या, मैं थोड़ा स्लो करूं, वहां जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो मैं थोड़ा स्लो डाउन करती हूँ। ठीक है, देखो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में क्या चीज के बारे में बात की गई है, फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है, उसके अंतर्गत आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, 12 to 35। ठीक, पार्ट 4 है, पार्ट 4 में किसकी बात की गई है, डीपीएसपी की बात करी गई है। पूरा नहीं बोलते बन रहा है, मत बोलो, डीपीएसपी की बात की गई है। मत समझो क्या होता है डीपीएसपी, अभी बस इतना याद रखो, डीपीएसपी की बात की गई है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। ठीक, इसके बाद देखिए, ये जो डीपीएसपी है ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए गैर न्याय संगत दिशा निर्देश है, मतलब कि नॉन जस्टिशिएबल गाइडलाइन है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका वायलेशन होगा ना तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरा डीपीएसपी का वायलेशन हुआ है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सीधा कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों में अंतर समझ आया, नॉन जस्टिसेबल बोल रहा है या गैर न्याय संगत बोल रहा है। इसका मतलब अगर डीपीएसपी का वायलेशन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट नहीं जा सकेंगे, परंतु अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो हम जा सकेंगे। समझ आया दोनों में अंतर। और ये क्या है, डीपीएसपी है क्या, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ये बढ़ाता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये किससे इंस्पायर्ड है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। ठीक है, धीरे धीरे याद करते चलेंगे। फिर आता है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये जो है आपको याद रखना है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है वो जोड़ा गया था, मतलब 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। इसका ईयर क्या था, 1976 था। अगर ना इसको याद करना है तो इसको थोड़ा सा लिखते चलो, पीपीटी के भरोसे मत रहो, पीपीटी मिल जाएगा उस समय लिखोगे, उससे अच्छा एक रफ कॉपी ले लो, है ना। रफ कॉपी में जो बोलते जा रही हूँ उसको लिखते चलो, एकदम रफ नोट्स मत बनाओ लेकिन लिखते चलो, वो चीज आप लोगों को हेल्प करेगी, नींद नहीं आएगी उससे। ठीक है, चलो तो 42nd संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लिया गया था जो 1976 में था। और ये कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4A में आता है। ये मैंने बताया है कि ए मतलब उसमें कुछ ना कुछ संविधान में संशोधन हुआ है, तो पार्ट 4A में आता है और आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। समझ में आया। ये किससे इंस्पायर्ड है, यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है, मतलब रशिया से इंस्पायर्ड है। ये पहले उसको क्या बोलते थे हम, सोवियत संघ बोलते थे, सोवियत संघ बोलते थे, अब उसको रशिया बोलते हैं। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है हमारे वो किससे इंस्पायर्ड है या किससे लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं, ये याद रखिएगा। ये कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 4 के क में आते हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो 51 क में आते हैं, ये हमको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये भी पूछता है, तो टोटल कितनी ड्यूटीज हैं, 11 ड्यूटीज हैं, ये हमको याद रखना है। ठीक है, कितने ड्यूटीज हैं,
11 ड्यूटीज हैं। कौन से पार्ट में आएगा? पार्ट 4A में आएगा। कौन सा आर्टिकल है? 51A, याद रखना है, ठीक है। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आया था? 4 में आया था। कहां से कहां तक है उसका आर्टिकल? 36 से 51। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आया था? पार्ट 3 में आया था। उसके आर्टिकल्स कहां से कहां तक हैं? 12 से 35 तक है। अच्छा, उसका हनन होगा, उसका वायलेशन होगा तो हम क्या कोर्ट जा सकते हैं? जा सकते हैं। अगर डीपीएसपी का हनन होगा तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य का मतलब हमारे जो भी सिटीजन्स हैं उनके अलग अलग कर्तव्य, तो क्या अगर मौलिक कर्तव्य को हम ढंग से पूरा नहीं कर रहे हैं तो क्या पुलिस हमको जेल में डालेगी? नहीं डालेगी। किसी को देखे हो जेल में डलते हुए? ऐसे नहीं डालेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं एज अ सिटीजन, लेकिन अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें सिटीजन को जेल में डाल दिया जाए कि आप अपने मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं करें। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। एकदम बेसिक बता रही हूँ, कोई उसमें एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे धीरे पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। हो गया, थोड़ी थोड़ी चीजें याद हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका, मतलब इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका मतलब क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के साथ एकल न्यायिक प्रणाली, मतलब सिंगल जुडिशियल सिस्टम विथ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। ये हमको याद रखना है। इसका मतलब क्या कि हर किसी के पास हर लेवल पे अलग अलग उसको पावर दी गई है, लेकिन सबसे ऊपर कौन रहेगा? सुप्रीम कोर्ट रहेगा, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे और ये पावर ऐसी बढ़ती जाएगी, ठीक। इसके साथ देखिए न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष और संविधान की संरक्षक है। इसका मतलब जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है और गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्जियन। गार्जियन का मतलब क्या? देख रेख करने वाले हम बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स को एज अ गार्जियन भी हम बोलते हैं ना। गार्जियन का मतलब जो संविधान की सुरक्षा करे, है ना, उसको हम गार्जियन बोलते हैं। तो देखिए, जब भी कोई भी गलत लॉ पास किया गया, ठीक है, तो उसको कौन चेक करता है? जुडिशरी चेक करती है ना। जुडिशरी में कोई भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। वो उसको चेक करेगी कि क्या भाई ये संविधान के हिसाब से बनाई गई है क्या। अगर नहीं बनाई गई है तो उसको क्या बोल दिया जाता है कि ये लॉ जो है संविधान के हिसाब से नहीं बनाया गया, तो इसको आप रद्द कर दीजिए, ठीक है। तो ये लॉज जो है उसको चेक करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का रहता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ देखिए सेक्युलर स्टेट मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि दो टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए, कोई भी हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का या हमारे भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई आधिकारिक धर्म हमारा नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, जैसे आजकल चल रहा है ना, हिंदू राष्ट्र हम नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल, ठीक। दूसरा, सभी धर्मों के प्रति हमारा समान सम्मान रहा है, मतलब वी विल रिस्पेक्ट हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी, जैन, सिख, सबको हम इक्वली ही देखेंगे। हम किसी को भी ज्यादा या कम जो है वो नहीं ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है, इस शब्द को किस अमेंडमेंट के अंतर्गत ऐड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत ऐड किया गया है। मतलब ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्षता, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है? ऐड किया गया, ठीक है। और कहां पर ऐड किया गया है? प्रीएम्बल में ऐड किया गया, मतलब प्रस्तावना में। हमारा प्रीएम्बल है, पहला पेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक शब्द ऐड किया गया बाद में, सेक्युलरिज्म, जो पहले नहीं था, उसको बाद में 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको ऐड किया गया। हमको ये याद रखना है, ठीक। तो ये चीजें हमने देखी 9 और 10, ठीक है। इसके बाद देखो अदर की फीचर्स, ये सभी हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन थोड़ा इसमें हम और डिटेल में जाएंगे। देखो, सबसे पहले
सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी एक नागरिकता रहेगी, जैसे कि स्टेट की अलग नागरिकता नहीं रहेगी, सेंटर की अलग नागरिकता नहीं रहेगी, इसके साथ ही साथ में हम किसी और देश का भी सिटीजनशिप नहीं रख पाएंगे, ये हमको याद रखना है। मतलब जैसे यूएस है, यूएस में आप एक ही साथ बहुत सारे देश के सिटीजनशिप रख सकते हो, मतलब आप यूएस के भी सिटीजन हो, आप इंडिया के भी सिटीजन हो, आप यूके के भी सिटीजन हो, बन जाएगा। लेकिन हमारे भारत में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर आप भारत के सिटीजन हो तो आप और किसी देश के सिटीजन नहीं कहलाओगे। अगर आपको भारत का सिटीजन बनना है तो आपकी बाकी सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। समझ आया ये चीज? इसीलिए यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का फीचर दिया हुआ है। ठीक, सभी भारतीयों के लिए समान, ब्रिटेन की तरह। यहाँ ब्रिटेन का भी वही कंसेप्ट है कि ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप ही अप्लाई होती है, कॉमन फॉर ऑल द इंडियंस लाइक यूके। ठीक, इसके साथ देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग का राइट ना। देखो ऐसे नहीं करो भाई, वोटिंग का राइट। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन एज यू वुड बी एबल टू वोट, है ना। वोटिंग राइट्स आपको मिल जाएगी एक एज के बाद में। कौन सा एज है, कितने साल के बाद मिलता है? पक्का 21 तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, तो ये है, यहाँ लिखा हुआ है वोटिंग राइट्स टू ऑल अबव 18 ईयर्स, मतलब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। ये चीज भी हमारे यहाँ पर एक की फीचर के रूप में आता है। इसके साथ देखिए आपातकाल प्रावधान मतलब इमरजेंसी प्रोविजन। अब इमरजेंसी कितने तरीके की है? 3 तरीके की है। ठीक है, एक सेंट्रल लेवल की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, दूसरा क्या है प्रेसिडेंशियल रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब आर्थिक आपातकाल। जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे ना तो उसको हम अच्छे से डील करेंगे कि तीनों इमरजेंसी कौन कौन सी। अभी बस ये याद रखो कि आपातकाल का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक, देखिए लिखा तो है, देखो राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल की स्थितियां जब होती है तो हमको इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, अच्छा अभी एक बहुत फेमस एक मूवी आई थी इमरजेंसी के नाम से, कोई देखे उसको? इंदिरा गांधी, जिसमें मतलब कंगना रनावत जी थी बट इंदिरा गांधी का उन्होंने रोल प्ले किया था। तो जब टाइम मिले ना तो वो मूवी देखना, है ना। वो प्रॉपर बॉलीवुड मूवी नहीं है लेकिन आपको बहुत सारी चीजें वो बताएगी विथ रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी। उस समय जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो कौन सी इमरजेंसी थी? नेशनल इमरजेंसी थी, है ना। नेशनल मतलब राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा हुआ था 1971 में। तो ये हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक, 3 चीज, इसको देखो, त्रिस्तरीय सरकार मतलब 3 टियर गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है? 3 लेवल पर सरकार होती है। पहली कौन सी? सेंट्रल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, उसके बाद पंचायत, गुड, लोकल लेवल पर होती है। और ये जो हमारा प्रावधान है ना लोकल लेवल का, वो बाकी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है उसको हमारे संविधान से अधिकार प्राप्त है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उसको राइट्स जो है वो प्राप्त है। तो ये चीज और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये याद रखना। ठीक है, देखिए केंद्र, राज्य और पंचायतें मतलब सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायत। अब पंचायत को कहां पे ऐड किया गया? 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत ऐड किया गया, मतलब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जब हुआ था तब ये पंचायत को क्या किया गया? ऐड किया गया। पहले ओरिजिनली ये नहीं था। ठीक है, इसके साथ देखो अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, मतलब जो माइनॉरिटीज होती हैं या जो एससी और एसटीज होते हैं इनके लिए अलग से प्रोविजन दिया गया है। जैसे कि इनके लिए अलग से एक क्षेत्र रहेगा, ठीक है, एससी क्षेत्र रहेगा, शेड्यूल एरियाज जो रहेंगे अलग से रहेंगे, या इनको अलग से रिजर्वेशन प्राप्त रहेगा। शेड्यूल कास्ट को अलग रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब को अलग रिजर्वेशन, ओबीसी को अलग रिजर्वेशन। तो ये सब चीजें जो हैं इनके हितों की रक्षा करने के लिए है या इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए सुरक्षात्मक और सकारात्मक उपाय है ये, मतलब एक प्रोटेक्टिव एंड एफर्मेटिव मेजर के रूप में आप इसको देख सकते हो। समझ आया?
इसके साथ देखिए प्रियम्बल, प्रियम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मुख्य फीचर है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। देखिए, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया है। इसका मतलब सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब जो किसी के ऊपर आश्रित ना हो, जो अपने डिसीजन लेने में समर्थ हो, उसको सॉवरेन बोलते हैं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी होता है, जो समाज के लिए सोचे। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब, डेमोक्रेटिक का मतलब वोटिंग राइट्स हो या आम जनता जो है वो चुन करके एक अपने लीडर को रख सके। और रिपब्लिक का मतलब ऐसा राष्ट्र जहां पर कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, इसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। जनरली बच्चों को ये दोनों सेम लगता है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक दोनों अलग अलग है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि वहां पर वोटिंग हो रही है, वहां पर इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, पूरे देश में अगर कोई सबसे ऊपर कोई व्यक्ति है तो वो कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई, मान लीजिए जैसे किंग होते हैं, है ना, मान लीजिए राजा महाराजा होते हैं, तो सिर्फ राजा महाराजा ही अपने पूर्वजों के द्वारा गद्दियां जो है वो लेते जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है आज की डेट में, हमको पता है ये चीज। राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है। तो जो हमारे देश का सबसे टॉप पर्सन रहेगा, प्रेसिडेंट, वो कोई भी बन सकता है। इसी को ही रिपब्लिक कहा जाता है। क्या ब्रिटेन को रिपब्लिक कहा जाएगा? ब्रिटेन को रिपब्लिक कहा जाएगा? क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि वहां पर किंग और क्वींस हैं आज भी, है ना। जैसे क्वीन विक्टोरिया थी, है ना, एलिजाबेथ द सेकेंड थी। तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट लोग रहते हैं वो हायरार्किकल रहते हैं। इसका मतलब पहले से उनका चलते आ रहा है कि एक परिवार रहेगा, वही परिवार के जो लोग होंगे वो क्या रहेंगे, किंग या क्वीन बनेंगे। तो ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेटिक है, वहां इलेक्शन होते हैं, लेकिन हम उनको रिपब्लिक नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां का जो टॉप पर्सन रहेगा या जो आप प्रेसिडेंट बोलोगे, प्रेसिडेंट रहेगा, वो जो है इलेक्टेड नहीं रहेगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन याद रख लो, रिपब्लिक या गणराज्य का मतलब वो होता है जहां पर प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो। सिंपल, कोई भी प्रेसिडेंट बन सके उसको हम रिपब्लिक या गणराज्य बोलेंगे। समझ आया? बहुत लोगों को ये गणराज्य में नहीं आता समझ। बहुत लोग बोलते हैं गणराज्य का मतलब जहां वोटिंग राइट होती है, ऐसा नहीं है। वोटिंग राइट्स मतलब डेमोक्रेटिक, और रिपब्लिक का मतलब अलग हो जाता है। ठीक, समझ आया? दोनों में अंतर समझ आया? चलो, इतना हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे। अब ये लास्ट आप देख लो, एक माइंड मैप जैसा है। इसमें क्या बोल रहा है, ये वही चीजें लिखी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी बात कर ली। सबसे लंबा है ना, फेडरल सिस्टम है यूनिटरी बायस के साथ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मौलिक अधिकार की बात करता है। कहां से कहां तक बोलता है, जल्दी बताओ? 12A35 कौन से पार्ट में बात करता है? पार्ट 3 में बात करता है। डीपीएसपी पार्ट 4 में बात करता है, ठीक है। कहां से? 36 to 51, ठीक है। इसके साथ ये लिखा तो हुआ है भाई, पार्ट 3, यहाँ पे पार्ट 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे पार्ट 4 लिखा हुआ है, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पार्ट 4A में आती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन सा आर्टिकल है? 51A, ठीक। फंडामेंटल राइट जो जस्टिसेबल है, मतलब अगर उसका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां पर पीएम के पास रियल पावर होती है उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, और वही हमारे यहाँ पर चलता है। इसके बाद फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम में आप बता सकते हो कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपको यूके और यूएसए से बहुत सारे सोर्स लिए गए हैं, बेसिक है। समझ आया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, बस। कोई डाउट है? नहीं है कोई डाउट? पक्का याद हुई चीजें? अब हम थोड़ा सा याद करने के उसमें जाएंगे, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगी, ठीक है। देखो,
सबसे पहले इसको ध्यान से समझना, ये आपको सब इसमें नोट्स मिल जाएगा, मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इसको आप लिखिए संविधान, है ना। तो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, अभी का बताओ। 470 प्लस है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। कितने भाग हैं या कितने पार्ट्स हैं, 25 है, ठीक है। 25 है, पहले कितने थे, 22 थे। इसके बाद कितनी अनुसूचियां हैं या कितने शेड्यूल हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश मीडियम वाले उसको शेड्यूल बोलते हैं। कितने हैं, 12, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो पार्ट है इसके कम से कम 10 भाग हम पढ़ लें, या 10 पार्ट्स जो है हमको याद रहे आर्टिकल सहित। सब आर्टिकल्स याद नहीं होगा, लेकिन कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है ये हमको याद होना चाहिए। जैसे पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। तो ऐसे ही करके हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 पार्ट्स आज हम कर लें, ठीक है। तो आधे घंटे लगेंगे, पेशेंटली बने रहिए और इसको हम करेंगे। चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर पार्ट या भाग का नाम मैं लिख दे रही हूं, ठीक। यहां पर आर्टिकल या अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल ये हमको पता होना चाहिए। और जो प्रोविजन है, प्रोविजन या इसको हम लिखेंगे प्रावधान, ठीक है, ये कहां से कहां तक है, ठीक है, ये हमको याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 1, पहले पार्ट में या भाग, इसको मैं हिंदी में लिखती हूँ, आप लोग उसको इंग्लिश में कर लेना, ठीक है। भाग 1, भाग 1 जो है वो कहां से कहां तक दिया गया है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। जो पार्ट 1 है वो कहां से कहां तक है उसका आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। और इससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है, गुड, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, मतलब कि संघ व उसके क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र, है ना। तो भाग 1 में क्या बताया गया है, कहां से कहां तक रहेगा, आर्टिकल 1 से 4 तक रहेगा। और किसके बारे में बात की गई है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात की गई है। इसमें यह बताएगा कि भाई यूनियन और स्टेट से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। दूसरा भाग 2 में या पार्ट 2 में कहां से कहां तक है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक है। याद रखना, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक है। अच्छा, इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है, सिटीजनशिप, या आप इसको बोल लीजिए नागरिकता, ठीक है। सिटीजनशिप की यहाँ पर बात की गई है भाग 2 में। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, पार्ट्स ही बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद देखिए भाग 3, जल्दी बताओ, आर्टिकल 12 टू 35 में इसके बारे में बात की गई है। और किसके बारे में बात की गई है, हमारी फंडामेंटल राइट्स, या हम इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, मौलिक अधिकार, ठीक है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 35 है और उसके अंतर्गत क्या है, फंडामेंटल राइट। हम इसको याद करने के पर्सपेक्टिव से लिखें, नोट्स बनाने के पर्सपेक्टिव से ना लिखें, ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे आप याद करो उसको। इसके बाद देखो भाग 4 या पार्ट 4, ये जो है ये कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, जिसमें किसकी बात की गई है, डीपीएसपी की बात की गई है, या राज्य
नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे राज्य नीति निर्देशक तत्व। ठीक, पार्ट 4 में बात की गई है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51, और ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, उसके बाद देखो भाग 4 क या भाग 4A में किसकी बात की गई है? इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, और इसमें हमको फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है ना, मतलब मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। ठीक है, एक बार पॉज हो जाओ और चारों पांचों पार्ट्स को देखो। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी, पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सब मैं पूछूंगी, ऐसे नहीं कि नोट कर लिए भूल गए, मैं पूछूंगी अभी क्लास खत्म होने के बाद। याद हुआ? एक बार और बताऊं, याद हो गया? चलो आगे देखो। इसके बाद हम कोशिश करेंगे आज 10 तक याद कर लें। ठीक है, भाग 5, ठीक है, इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक पूरा आर्टिकल्स आपको देखने को मिलता है, और ये किससे रिलेटेड है? यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मतलब संघ सरकार जिसको हम बोलेंगे, संघ सरकार। ठीक, संघ सरकार बोलेंगे। पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है, जो किसके बारे में बात करता है? यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रावधान होंगे सब इस आर्टिकल के बीच में आएंगे, उसको हम संघ सरकार बोलते हैं। समझ आया? तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर अलग अलग भाग दे दिए गए हैं, उसमें आपको आर्टिकल्स के रेंज दे दिए गए हैं, और उन आर्टिकल की रेंज के अंतर्गत एक टॉपिक की बात की गई है। समझ आया? तो ग्रुप बना दिया गया, और ग्रुप में उन्हीं आर्टिकल्स को चुना गया जो एक पर्टिकुलर चीज की बात करता है। समझ में आया? देखो इसके बाद भाग 6, अब भाग 6 जो है वो आर्टिकल 152 से 237 के बीच आता है, 152 से 237 के बीच आता है, और जो किसकी बात करता है? स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, या इसको आप लिखिए राज्य सरकार। इसमें जितने भी प्रोविजन है गवर्नर से रिलेटेड, सीएम से रिलेटेड, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड, वो सब आर्टिकल 152 से 237 के बीच में आ जाएगा। ऊपर वाले में जितना भी पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, पीएम से रिलेटेड है, जितना भी है वो सभी जो है वो 52 से 151 के बीच में आ जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक, इसके बाद देखो भाग 7 जो है वो अब क्या हो गया है? रिपील हो गया है। क्या हो गया है? रिपील हो गया। रिपील का मतलब हटा दिया गया है। ठीक है, तो भाग 7 हमको याद रखना है कि वो क्या हो गया है? रिपील हो गया। उसके अंतर्गत कोई भी प्रावधान अब प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, तो हमको कुछ याद नहीं रखना उससे रिलेटेड। ठीक, इसके बाद देखो भाग 8 में 239 से लेकर के 242 तक है आर्टिकल, ऐसे लिखो, आर्टिकल 239 से 242 तक है। अच्छा, इसमें किसकी बात करती है? यूनियन टेरिटरीज, यूटीज की बात की जाती है, या संघ शासित प्रदेश। ठीक है, संघ शासित प्रदेश, इसका मतलब जो डायरेक्टली सेंटर के अंदर में आता है। जैसे एग्जांपल बताइए यूटी का कोई सा एक? लद्दाख। गुड, ठीक है, आपके जितने भी
लक्षद्वीप हैं, है ना, आपके इधर साइड के जो एरियाज हैं वो सभी किस में आते हैं, यूटी में आते हैं। तो वो सभी यूटीज का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 239 से 242 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो भाग 9 या पार्ट 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आर्टिकल 243 से 243 ओ यहां तक है, और ये जो है वो पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, पंचायत। अच्छा, इसको ध्यान रखिएगा, पहले लिख लो फिर बताऊंगी क्या क्या है कैसे कैसे। ठीक है, तो ये पंचायत से रिलेटेड है। इसके बाद इसी के अंतर्गत आएगा भाग 9 का क, या इसको आप लिखिए भाग 9 का ए लिख लो इसमें आप। ठीक है, ये कहां से कहां तक आएगा, पहले इसको लिख लो फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, हाँ, ZG। ठीक है, अब देखो ये कैसे वर्क कर रहा है। जो पार्ट 9 है, ठीक है, पार्ट 9 में कहां से कहां तक है, 243 से 243 ओ तक है। ABCD जानते हो, तो 243 खत्म हुआ, उसके बाद ABC के फॉर्मेट में हम चलते गए 243 के ही अंतर्गत, तो 243 से 243 ओ तक है। अब ये ओ किस कहां तक किसके बारे में बात करता है, पंचायत के बारे में बात करता है। उसके बाद देखो पार्ट 9A मतलब इसी के ही अंतर्गत है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। अब पार्ट 9 कहां से कहां तक बात करता है, 243P से लेकर के 243ZG तक, मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है, Z तक खत्म हुआ, फिर से ABCDEFG तक, तो 243P से 243ZG तक क्या है, म्यूनिसिपैलिटी है, जो नगर पालिका जिसको हम कहते हैं। समझ आया ये कैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद देखो भाग 9B, पार्ट 9B जो आर्टिकल 243ZH से लेकर के 243ZP तक है। समझ आया। और ये किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहायक समितियां से रिलेटेड है। ये हमको तीनों भले मुश्किल है लेकिन तीनों के हमको आर्टिकल्स याद रखने हैं। व्यापम में PSC में डायरेक्टली पूछता है क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना, Z है, P है, O है, क्या है नहीं पता, तो आप उसको 4 बार लिखो बैठ के, 243 से 243O, 243P से 243ZG और ZH से ZP, ये हमको याद रखना है। पहला पंचायत, दूसरा म्यूनिसिपैलिटी, तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, लास्ट देख लो आज के लिए भाग 10। ठीक है, जो क्या है 244 है और 244A, ये दो ही आर्टिकल्स इसमें आपको मेंशन्ड है। और ये जो है ये किसकी बात करता है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, मतलब अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये आर्टिकल 244 और 244A में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात करता है। ठीक है, लिख लिए, एक बार रिवाइज करें फिर मैं पूछूंगी। चलो ये ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कितने टोटल आर्टिकल्स हैं, 470 प्लस आर्टिकल्स हैं। कितने भाग हैं या कितने पार्ट हैं, 25 पार्ट हैं। कितनी शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। कल मैं आपको पार्ट और शेड्यूल के बीच में अंतर बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो पार्ट, आर्टिकल्स और उससे रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1। पार्ट 1 कहां से कहां तक है, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। किसके बारे में बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कोशिश करो बिना देखे बोलो। पार्ट 2 किससे रिलेटेड है,
सिटीजनशिप से रिलेटेड है, कहां से कहां तक है आर्टिकल उसका 5 to 12 है, ठीक है। पार्ट 3 का आर्टिकल कहां से कहां तक है 12 से 35। एक बार रिवीजन कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, ये किससे रिलेटेड है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से या नागरिकता से। पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है या मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ये किसके बारे में बात करता है, डीपीएसपी के बारे में बात करता है या राजनीति निर्देशक तत्व। इसके बाद देखो पार्ट 4A, इसमें एक ही आर्टिकल दिया हुआ है 51A, ठीक है। पार्ट 4A जिसमें एक ही आर्टिकल दिया हुआ है 51A, ये किससे रिलेटेड बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य, ठीक। इसके बाद में पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151, 52 से 151, 52 से 151 ये किसके बारे में बात करता है, यूनियन गवर्नमेंट या संघ सरकार के बारे में बात करता है। इसके बाद पार्ट 6 आर्टिकल 152 से 237, बहुत लंबे लंबे बहुत सारे इसके अंतर्गत आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। 52 से 151 तक पूरा यूनियन गवर्नमेंट का है, 152 से 237 तक पूरा स्टेट गवर्नमेंट का है, समझ आया। इसके बाद देखो पार्ट 7 क्या हो गया है, रिपील हो गया है। पार्ट 8 कहां से कहां तक है, 239 से 242 तक है। अब ये किसके बारे में बात करता है, यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित प्रदेश के बारे में बात करता है। इसके बाद पार्ट 9 जो है 243 से 243O तक है जो पंचायत के बारे में बात करता है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 9A वो जो है 243P से 243ZG तक आता है और ये जो है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। इसके बाद पार्ट 9B 243ZH से ZT तक, ठीक है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। फिर फाइनली भाग 10 है जो 244 और 244A दो ही आर्टिकल्स हैं इसमें, और ये कहां से किसकी बात करता है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की। बाकी सब याद हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हमको उसको कैसे याद रखना है, लिख के, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। 243 से O, P से ZG, ZH से ZP, ऐसे याद रखो, जितने बार लिखते जाओगे उतने बार आपको याद होते जाएगा, ठीक है। तो आज हमने पूरे 10 पार्ट्स देखे, इसके साथ हमने जो सैलिएंट फीचर्स हैं हमारे संविधान की विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। कोई डाउट है इससे रिलेटेड, पक्का, ठीक। तो चलिए आज के लिए हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।